अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज जनवरी 2019 की 29 तारीख है, मंगल का रोज़ है। अपने प्रोग्राम में हस्बे रिवायत हस्बे मामूल वो ख़बरें जो आम तौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं, बिलखुसूस इदारों के अंदर क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या इससे पहले हो रहा था और क्या अब हो रहा है, ये सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होते हैं। आज भी सिलसिला कुछ ऐसे ही है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल इकबाल भट्टी साहब, उनके साथ मलिक सईद आवान साहब, इकराम होती साहब और ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वकील रहमान कराची से हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी को लेके हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खासी डेवलपमेंट्स की हैं। फाइलर नॉन फाइलर का भी एक सिलसिला रहा है। बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि इस बात को मुरतब किया जाए, ब्लैक इकॉनमी में जो डील हो रही है रियल इस्टेट की, उसको किसी न किसी तरीके से लीगलाइज किया जाए। मुसाबकती कमीशन ने रियल इस्टेट सेक्टर पर पहली मरतबा स्टडी मुकम्मल कर ली है। एक तो ये बता दें, वो स्कूल ऑफ थाट जो रियल इस्टेट की बड़े पैमाने पर ब्लैक इकॉनमी में डील से मुतालिक बातें कर रहा था, वो किस हद तक दुरुस्त है, और उसके अलावा ये स्टडी क्या बताती है? फैसल, देखिए, हुकूमत की जानिब से शहरियों की रिहायशी उनकी ज़रूरियात पूरी ना करने और सरकारी शोबे की से वाबस्ता जो मुख्तलिफ इदारे थे जो हाउसिंग सेक्टर में, रियल स्टेट सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी मुसलसल नाकामियों के बायस गुज़श्ता 25 सालों के दौरान हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट सेक्टर में एक मशरूम ग्रोथ हुई। बहुत से डेवलपर्स आए, बहुत से कंपनियाँ आई, ब्रोकर एजेंट्स, उनका एक बहुत बड़ा एक उनका सिलसिला है जो जारी है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जो हुकूमत की जो चेक एंड बैलेंस था, जो मॉनिटरिंग का रोल था, वो तकरीबन ना होने के बराबर था। फिर हम देखते हैं कि जब हुकूमत की जानिब से भी लोगों की रिहायशी ज़रूरियात पूरी ना की जा सकी और फिर रियल स्टेट सेक्टर जो कि एक मादर पितर आज़ाद बिल्कुल सेक्टर था, जिसको रेगुलेट करने के हवाले से कोई नए कवानीन नहीं बनाए गए थे, कोई नया इदारा नहीं बनाया गया था, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि आए रोज़ बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र भर की जो जमा पूंजी थी, उनकी कमाई थी, वो रियल स्टेट सेक्टर में या फंस चुकी है। बेशतर अफराद के पैसे डूब चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस शोबे से बेनिफिट हासिल किया। वजह उसकी क्या थी कि हुकूमत का जो एक मौसर किरदार होना चाहिए था इस शोबे के अंदर, जब इस रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही थी, उसको किस तरीके के साथ मॉनिटर करना है, आलमी प्रैक्टिसेस क्या है। लेकिन माजी के अंदर देखते हैं स्पेशली गुज़श्ता 20 से 25 सालों के दौरान इस शोबे के हवाले से हुकूमत की तवज्जो तकरीबन न होने के बराबर थी। इस वक्त भी हम देखते हैं कि नैब या FIA के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेस जिनकी तहकीकात का सिलसिला जारी है वो रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता है। इस मौके के ऊपर मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी कंडक्ट की है, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की, और ये स्टडी जो कि रियल स्टेट सेक्टर से मुतल्लिक है 38 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। इसके अंदर पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर के जितने मसाइल हैं, जितनी खराबियाँ हैं और वो वजूहात जिसकी वजह से कमर्शियल इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक एक माफिया के हाथों लुट रहे हैं, उन तमाम मसाइल का बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर उनका ना सिर्फ तयन किया गया है बल्कि उनका हल भी बताया गया है। इस रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले के अंदर जो मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने कानून के सेक्शन 29C के तहत ये सारा सिलसिला शुरू किया। पब्लिक हेयरिंग हुई, स्टेक होल्डर्स की आरा हासिल की गई और समाअत के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने, बहरिया टाउन से मुतल्लिक हम बात कर लें, एडेड डेवलपर्स की बात कर लें, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर लें, लोगों ने बेशुमार शिकायत वहाँ पर इंदराज करवाई और मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आई, जिसके नतीजे में मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टडी को कंपाइल किया और वफाकी हुकूमत को अरसाल की कि इस रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत को किन किन इक़दामात की फौरी तौर के ऊपर ज़रूरत है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस स्टडी की तैयारी के सिलसिले के अंदर जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के रियल स्टेट सेक्टर को सामने रखा, जिसकी स्टडी की गई। और इस स्टडी के दौरान इंडिया, UAE, UK, USA के जो रियल स्टेट सेक्टर है उसका भी मुवाजना किया गया कि वहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं और किन प्रैक्टिसेस का पाकिस्तान के अंदर फुकदान है। पाकिस्तान के अंदर कवानीन बहुत ज़्यादा पुराने हैं, नए कवानीन की ज़रूरत थी, लेकिन उन नए कवानीन को मुतारिफ ना करवाया जा सका। और उसके साथ साथ जो इस वक्त मुसाबकती कमीशन ने अपनी 5 सिफारिशात जो बहुत अहम सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल की हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी सिफारिश की गई है कि अगर
रियल स्टेट सेक्टर के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी है, एक शफाफ तरीके के साथ आपने सेक्टर को रन करने के लिए रन करना है, तो उसके लिए लाजिम है कि फौरी तौर के ऊपर रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि क्वासी जुडिशल बॉडी हो, जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी रेगुलेटर्स के पास क्वासी जुडिशल वो फॉरम होते हैं, उनके पास जो इख्तियारात होते हैं वो बिल्कुल एक उनके जो फैसले होते हैं, जब वो फैसला सुनाया जाता है तो उसके बाद उस फैसले को आप हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। ये उसको एक मौसर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की गई है। उसके साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रोकर्स और एजेंट्स को उनकी ट्रेनिंग दिलवाने की बात की गई है और उसके साथ उनकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, डिसेप्टिव मार्केटिंग की प्रैक्टिस है, उनकी रोकथाम की बात की गई है। और उसके साथ वफाकी हुकूमत से सिफारिश की गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए डेटाबेस कायम किया जाए और डेटाबेस की मैनेजमेंट के हवाले से भी सिफारिश की गई है। मौजूदा कवानीन में तरमीम की सिफारिश की गई है और मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रियल एस्टेट के जो हशर हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर या सूबाई सतह के ऊपर, उसके लिए अशद ज़रूरत है कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए। चेयरपर्सन विद्या खलील की जानिब से ये इनिशिएटिव था, बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ इस स्टडी को कंपाइल किया गया। अगर हम देखें तो हुकूमत भी इस शोबे के अंदर इस्लाहात लाने के लिए कोशिशें कर रही है। अगर इस जो 38 सफ़ात पर मुश्तमिल स्टडी है जिसका दुनिया भर का जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी फॉलो किया गया है, उसकी रोशनी में हुकूमत को सिफारिशात दी गई हैं। इन सिफारिशात के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत को, ये सूबाई हुकूमतों को किसी टास्क फोर्स की जरूरत रह जाती है। गुज़श्ता चंद माह की हम बात करें तो मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दो और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बड़ी मौसर स्टडीज़ भी वफाकी हुकूमत को अरसाल की जा चुकी है, जिसके अंदर LNG की शोबे से मुतल्लिक बहुत तफसीली स्टडी की गई थी मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके अंदर LNG के शोबे के अंदर हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बैठे हुए लोग भी उन मसाइल का अदराक नहीं कर सके थे जिनका आलमी प्रैक्टिस के मुताबिक मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन मसाइल को, जिन इश्यूज़ को हाईलाइट किया और जिनके सलूशन दिए। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के हवाले से मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद माह कबल बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक स्टडी वफाकी हुकूमत को अरसाल की। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस कायम करके कुछ मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस टास्क फोर्स ने, जिसके अंदर हम सिर्फ मुख्तलिफ शोबों की बात करें, एनर्जी सेक्टर के ऊपर टास्क फोर्स कायम की गई, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे के ऊपर टास्क फोर्स कायम की गई, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात लाने के लिए टास्क फोर्स कायम की गई। लेकिन अभी तक 3 से 3.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद ये टास्क फोर्सेज अपनी कोई सिफारिशात सामने नहीं ला सकी। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये तीनों स्टडीज़ जिस वक्त आवाम को, इस मुल्क की मौशियत को जिन चैलेंजेस का सामना है, जिस बहरान का सामना है, उससे निकलने के लिए वफाकी हुकूमत के पास एक बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा मिल गया है, जिसके लिए आपको मज़ीद एक्सपर्ट्स की हायर करके मसाइल का इवेल्यूएशन करने के लिए उसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए, उसके ऊपर टाइम्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों स्टडीज़ को अगर जायज़ा लिया जाए और खुसूसन रियल एस्टेट सेक्टर की स्टडीज़ की हम बात करें तो आप इन तमाम शोबों के अंदर बहुत कम वर्षे के अंदर आप इस्लाहात लाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब ये कड़ा इम्तिहान है न सिर्फ वफाकी हुकूमत का बल्कि सूबाई हुकूमतों का भी कि वो मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस स्टडी की रोशनी के अंदर किस तरीके के साथ रियल एस्टेट सेक्टर के माफिया के ऊपर हाथ डालते हैं, किस तरीके के साथ उन लोगों की हार्ड अर्न मनी जो उम्र भर की उनकी कमाई होती है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त स्टक है। बेशुमार केसेस अदालतों में जेर इल्तवा हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से ज़ायद अरसे तक ये केस चलते रहते हैं और उसके बाद जब कभी इस केस का कोई फैसला आता भी है या नैब उन मुल्ज़मान को पकड़ लेता है। इस स्टडी, जैसे कि स्टडी के अंदर भी बताया गया कि पहले तो वो ऐसे लोग मफरूर हो जाते हैं, उसके बाद अगर पकड़े भी जाएं तो उनके पास रिकवरी कराने के लिए वो रकम नहीं होती, तो लोगों की रकम डूब जाती है बेशतर केसेस के अंदर। तो ये इस स्टडी की रोशनी के अंदर अगर कुछ स्टेप्स ले लिए जाते हैं तो ठीक भट्टी साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया कि मुसाफकती कमीशन ने रियल एस्टेट सेक्टर में पहली मरतबा एक स्टडी मुकम्मल की है और इस स्टडी के बाद कुछ डायरेक्शन अब नज़र आ रही है कि इस सेक्टर को बाकायदा लीगलाइज किया जाए, चैनलाइज किया जाए और जो इसमें कानूनी तरीक़ाकार हैं उससे हट के काम हो रहे होते हैं अब उनको भी फोकस किया जाए और उनको कानून के दायरे में लाकर अंजाम दिया जाए। मलिक सईद आवान इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपकी खबर है
आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से गवादर में जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 3 करोड़ 85 लाख और 1213 रुपए खर्च हो गए। ये बताइए ये किस मद में खर्च हुए हैं? बाशी साहब, इस टाइम हम देख रहे हैं कि हमारा मुल्क माली मुश्किलात का शिकार है और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुसूसी तौर पर ख़ुद बैरून मुल्क दौरे करके इमदाद ले रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकें ताकि अपने कर्ज़ों की अदायगी कर सकें और जो हमारी मईशत इस टाइम स्लो है उसको बहाल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पर्सनल अखराजात करके अपनी खर्चियाँ करके मुल्क की मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट साहब ने अक्टूबर में APA का एक कमेटी का इजलास जो है वो गवादर में मुनक्कद किया था। उस इजलास के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च हो गई। अब उस इजलास को गवादर की अहमियत को उजागर करने के लिए वहाँ पे मुनक्कद किया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो इजलास में आप देखें कि अगर इतना ज़्यादा अहम होता तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सदर साहब या कोई पर्सनैलिटी और जाती, लेकिन वहाँ पे चेयरमैन सेनेट के अलावा और कोई शख्सियत भी नहीं जा सकी। और दूसरा साथ ये भी हुआ कि हमारे सेनेट के बहुत सारे अरकान भी उस इजलास में शिरकत के लिए गवादर नहीं गए। आप देख लें, सिर्फ बैरूनी मुल्क से कुछ डेलीगेशंस आए जो दोस्ती की बुनियाद पे आए, जिन्होंने आके शिरकत करनी थी, लेकिन उस डेलीगेशन में भी कोई हमें बड़ा शख्सियत नज़र नहीं आई जिसको हम कह सकेंगे यही शख्सियत थी जिसको आपने बुलाया था। अब इन्होंने जो 3 करोड़ के अखराजात किए उसमें जो है वो हम देखते हैं तो हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें अरकान की बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए 3 मुख्तलिफ मुआहदे किए गए। एक मुआहदे के तहत 1 करोड़ 35 लाख 34 हज़ार रुपये की अदायगी की गई, दूसरे में जो है 50 लाख रुपये की अदायगी की गई, तीसरे में 39 लाख 87 हज़ार रुपये की अदायगी की गई। इसी तरह अफसरान की बोर्डिंग लॉजिंग के लिए 2 एग्रीमेंट 2 जगह पर अदायगियाँ की गई। एक कंपनी को 7 लाख 9 हज़ार रुपये और दूसरी कंपनी को 5,94 हज़ार रुपये सिर्फ सेनेट सेक्रेटरीट के अमले की बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए दिए गए। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट से जो है वो जर्मन बाउल्स और लकड़ी की प्लेटें ख़रीदा के लिए 2,56,000 रुपये के अखराजात किए गए। एयर टिकटिंग पे जो है वो 50,77,800 रुपये खर्च किए गए। इंटरप्रिटेशन सिस्टम जो है वो लगाने के लिए और उसके साथ आलात और उनकी सर्विस पे जो है इन्होंने 35,46,000 रुपये खर्च किए। कॉन्फ्रेंस बैग के लिए जो है वो जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों को बैग दिए उसके लिए 4,99,800 रुपये के ख़रीदारी के लिए दिए। इसके अलावा उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में 3 डायरेक्टर वगैरह वो शिरकत कर रहे थे उनको जो है वो डॉलर की मद में अलाउंस दिया गया। 3 डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को APA के जो गवादर में गए थे 11 लाख के उनको डॉलर्स लेके दिए गए। इसी तरह मिसलीनियस की मद में 27 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसकी ये नहीं बताया गया डॉक्यूमेंट में कि ये खर्चे कहाँ पे किए गए, किस मद में किए गए। अब देखें, हमारा मुल्क गरीब है, हमारे अवाम गरीब है। अब आप एक कमेटी का इजलास APA की एक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास जो है वो गवादर में मुनक्कद कर रहे हैं, जहाँ पे जिस पे गवादर एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जिसको किसी तरह की भी ज़्यादा परजाई की ज़रूरत नहीं है। वो पैसे ही इंटरनेशनली वो इतना ज़्यादा उजागर है, उसका शनाख्त लोगों को जानते हैं। जो अब देखें CPEC वहाँ पे चल रहा है, मुख्तलिफ मुआहदे चल रहे हैं, मुख्तलिफ हम बड़ी वहाँ पे बिज़नेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे हैं। गवर्नमेंट की कोशिश यही रही है कि मुल्की वहाँ पे आके सरमायाकारी को जो कर रहे हैं वही इनकाद कराएं ताकि हमारे अखराजात कम से कम हो। लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो है वो आई डोंट नो कि किस वजह से अपने लोगों को नवाजना था या क्या चक्कर। अच्छा सही जवान, ये बताइएगा, ठीक है कि उन्होंने उजागर एक गवादर की अहमियत को उजागर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, दूसरी जानिब क्या चेयरमैन सेनेट को ये बात याद रही कि जो जिस कमेटी के वहाँ पर उन्होंने इजलास मुनक्किद किया, मंदूबीन की वहाँ पर शिरकत को यकीनी बनाया गया, उसका आउटकम क्या रहा? आपने क्या कोई बड़े है उसका आप कोई अचीवमेंट कर सके? क्या वो भी उन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट भी अब तक शेयर की है इस इजलास के बाद? ये भट्टी साहब, देख के आपका सवाल तो बड़ा वैलिड बनता है कि कम अज़ कम उसके बाद कोई ना कोई चीज़ तो दिखानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटकम, कोई इस किस्म का वर्किंग पेपर जो है वो सेनेटर्स को नहीं बताया गया कि उसमें यही है। मैं भट्टी साहब यही बता रहा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था सेनेटर्स का, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बहुत सारे सेनेटर्स जिसमें कायद अवान भी शामिल है, जिसमें हमारे कुछ सीनियर सेनेटर्स शामिल है, वो भी नहीं गए। मिनिस्टर्स भी कुछ गए हैं लेकिन वो भी वही जो सेनेट में थे।
प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि इंटरनेशनली जो इंतहाई अहम इवेंट होता है उसमें सदर और प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करते हैं, लेकिन इन दोनों में से वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। एक कमेटी का इजलास था, या तो APA की कॉन्फ्रेंस होती जिसमें ममालिक के सरबराह आए होते, स्पीकर लेवल के लोग आए होते, फिर वो एक बनती है कि जो है तशख़्ख़ुस उजागर हो रहा है जी कि गवादर की अहमियत बढ़ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कमेटी का इतना ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे नहीं नज़र आया, सिवाय कि खर्चा करने के आपको एक मौका मिला, आपने अपने दोस्तों को वहाँ पे जाके घुमा फिरा लिया, 4 दिन का था, अपने अमले को वहाँ पे जो है मुख्तलिफ मदों में तो इसमें जो बैरून मुल्क से मेहमानों को मदऊ किया गया था, उसमें से किसी मुल्क के वफद की जानिब से गवादर के इलाके में किसी भी शोबे में कोई सरमायाकारी के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई है, कोई कमिटमेंट मिली है चेयरमैन सेनेट को या मुतलका हुकाम को? नहीं भट्टी साहब, हमें ऐसी किसी किस्म की भी रिपोर्ट उस वक्त ना बताई गई थी, ना अभी तक बताई गई है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया, बस यही है कि यहाँ वो आए, इस्लामाबाद पहले आए, इस्लामाबाद से कराची गए, कराची के बाद अच्छा इसमें भट्टी साहब एक और ख़र्चा शामिल नहीं है, C-130 का जहाज़ भी लेके गए थे यहाँ से एयरपोर्ट को, स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी, C-130 के ज़रिए भी लोग गए थे। अब देखिए उसके अलावा 50 लाख रुपए जो है वो एयर टिकट्स पे खर्च किए गए, यहाँ से लोग कराची गए, कराची से फिर गवादर गए। अब ये गरीब मुल्क है, गरीब आवाम है, इनके पैसों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी को ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि हमने जो है खर्चे कहाँ पे करने हैं, कहाँ पे नहीं करने। सिर्फ ये है कि हमारी जो है एक गुड विल बन जाए, क्योंकि चेयरमैन का ताल्लुक़ ख़ुद बलूचिस्तान से है और वो पहली बार सेनेट में आए हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों को, सिर्फ उनका ताल्लुक़ सईद बलूचिस्तान से बल्कि उनके भाई काफ़ी एक्टिव हैं बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से। काश वो ये इस किस्म की एक मीटिंग का इनेकाद अपने ज़ाती खर्चे करते तो बलूचिस्तान के से जिनका ताल्लुक है और जो उनको चेयरमैन सेनेट बने तो शायद उसका हक भी अदा हो जाता। तो क्या दोबारा तो वो ऐसा प्लान नहीं कर रहे कि दोबारा मुस्तकबिल के अंदर कोई इस किस्म की वो मीटिंग का इनेकाद दोबारा करें? बड़ी साहब अभी आके अरकान पार्लियामेंट को कुछ, अरकान सेनेट को कुछ एहसास हो रहा है और वो कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं। इनके हमें ज़राए ने बताया था कि डिप्टी चेयरमैन साहब के साथ इनका इस बात पे पड़ा था कि डिप्टी चेयरमैन साहब एक वफद को जो है इनवाइट करना चाहते हैं। आपको पता है डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला था, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और वो वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, उनके बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन चेयरमैन सेनेट साहब ने उनसे कहा जी कि आप किस जी ठीक मलिक सईद अवान आपने अपडेट किया है। इससे मुताल्लिक चेयरमैन सेनेट की तरफ से गवादर में मुनक्किद किया गया एक इजलास जिस पे 3,85,01,213 रुपए खर्च हो गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उस वक्त उन्होंने 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बिलखुसूस खासी मराहत का ऐलान किया और जिनमें एक सस्ती बिजली भी था। लेकिन पावर डिवीज़न की नाअहली वफाकी काबीना की मंजूरी के बावजूद इन ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स से इजाफी बिलिंग की जा रही है। भट्टी साहब क्या रीज़न है? बहुत बड़ा बहुत दबंग ऐलान था वज़ीर ख़जाना साहब का उस वक्त और उसके बावजूद अब ये इजाफी बिलिंग, इसमें कोताही कौन बरत रहा है या फिर जानबूझ के किया जा रहा है? फैसल देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे इक़्तिदार संभाला तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना था, जिसके अंदर करंट अकाउंट का डेफिसिट की हम बात करें, हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और जिसके नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत तेज़ी के साथ डिप्लीशन की जानिब बढ़ रहे थे। तो और भी बहुत से इकदाम करने की कोशिश की गई और एक बड़ा जो इकदाम था तो हुकूमत ने यह किया था कि हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और हमारे एक्सपोर्ट्स का जो इन्हिसार है, हमारे 5 ज़ीरो रेटेड सेक्टर हैं जिसके अंदर टेक्सटाइल का शोबा है, जिसके अंदर कारपेट का शोबा है, जिसके अंदर सर्जिकल आलात से मुतल्लिक शोबा है, जिसके अंदर लेदर का शोबा है, स्पोर्ट्स का शोबा है। हुकूमत ने फैसला किया था कि हमने इस शोबे को फैसिलिटेट करना है ताकि इन शोबे जात के अंदर तैयार होने वाली मसनूआत की आलमी मंडियों के अंदर वो हमारी कंपनियां उनको दीगर ममालिक की मसनूआत को कम्पीट कर सकें और ज़र मुबादला पाकिस्तान आ सके। बहुत से इकदाम किए गए, लेकिन उन इकदाम के अंदर सबसे बड़ा जो इकदाम था, हुकूमत ने यह फैसला किया था कि हम इस सेक्टर को गैस की फराहमी भी यकीनी बनाएंगे, गैस के हवाले से भी एक मखसूस रेट होगा
और सबसे बड़ा फैसला ये था कि हम जो बिजली का टैरिफ है इस पूरे ग्रुप के साथ मुशावरत के बाद अनाउंस किया गया कि हम 7.5 सेंट फी यूनिट 5 रेटेड जो इंडस्ट्री है इससे बिजली का रेट 7.5 सेंट फी यूनिट हम वसूल करेंगे। इस हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बाज़ाब्ता फैसला किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सद उमर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, जिसके बाद अब ये उम्मीद थी कि यह जो हमारा ये शोबेजात हैं ये भरपूर तरीके के साथ परफॉर्म कर सकेंगे और उसके साथ साथ जो आए रोज़ हुकूमती इदारों के साथ इनके मसाइल रहते हैं, इनका टाइम वेस्ट होता है, ये एक फोकस के साथ अपना काम कर सकेंगे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, चूँकि पावर डिवीज़न के अंदर मौजूद कुछ लोगों की गफलत के बायस तकसीम कार कंपनियों ने जो बिलिंग की है, उन्होंने जो वफाकी कबीना की जानिब से इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से 7.5 सेंट फी यूनिट टैरिफ मंजूर किया गया था, उसके बजाय उन्होंने उसके ऊपर कुछ सरचार्ज भी आयद कर दिए हैं, कुछ गलत कैलकुलेशन की है, जिसके नतीजे में वो टैरिफ जो 7.5 सेंट अगर हम बात करें और एक्सचेंज रेट जो डिस्कोस ने अप्लाई किया वो 139 रुपये 10 पैसे का एक्सचेंज रेट था, उसके मुताबिक ये टैरिफ बनना चाहिए था 10 रुपये 43 पैसे, जबकि तकसीम कार कंपनियों ने 11 रुपये 46 पैसे 11 रुपये 66 पैसे फी यूनिट टैरिफ आयद कर दिया, जिसके नतीजे में दोबारा एक वही सूरत हाल इस वक्त सामने है कि इन सनतों को मुश्किलात का सामना है। दोबारा पावर डिवीज़न से रुजू किया गया है कि जो इत्तेसादी राब्ता कमेटी के फैसले की ही आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट की गई थी कि 7.5 सेंट से ज़्यादा टैरिफ चार्ज नहीं किया जाएगा। जो ब्रेकअप सामने आया है, जो तकसीम कार कंपनियों ने इन 5 रेटेड सेक्टर के लिए अप्लाई किया है, उसके अंदर FC सरचार्ज इनके फाइनेंशियल कॉस्ट सरचार्ज 43 पैसे फी यूनिट आयद कर दी गई है, नीलम जेलम सरचार्ज भी आयद किया गया है 10 पैसे फी यूनिट, एक्साइज ड्यूटी 1 पैसा है और एक MDI एक इनकरेक्ट एक कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन एरर आप कह सकते हैं, 52 पैसे 53 पैसे उसके मद में आयद कर दिए गए। तो अब दोबारा मुश्किलात का सामना है। हमें ज्वाइन किया है एप्टमा के एडवाइज़र हैं और वजारत पानी बिजली के अंदर भी बहुत अरसा तैनात रहे शाइस्तार साहब। शाहिद साहब, हमें बताइएगा कि जब एक इक्तिसादी राब्ता कमेटी फैसला कर देती है तो उसके बाद फिर ये एरर क्यों सामने आता है, दोबारा से खतो किताबत का सिलसिला शुरू होता है, दोबारा से सनतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसके पार्ट के ऊपर ये गफलत है या किसके पार्ट के ऊपर सुस्ती का मुजाहरा किया गया? बात इस तरह है कि जी जो पॉलिसी है बनाने का काम वो इसी का है, और जितने भी आपके ये कारिंदे हैं गवर्नमेंट के, इनका काम है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। ये जब तक ये फर्क वाज़ेह नहीं होता हर एक को कि क्या उसने किस हद तक जाना है, क्या करना है, उस वक्त तक ये मसाइल आते रहेंगे। अब ECC और कैबिनेट ने फैसला किया कि 7.5 सेंट से ज्यादा चार्ज नहीं होगा सनतों को, 0 रेटेड एक्सपोर्ट। अब उसमें अगर आप ऐड करें ये मुख्तलिफ चीजें, तो ये जो टैरिफ है ये तो आम टैरिफ से भी बढ़ जाता है। तो बजाय रिलीफ देने के ये सनतों को तंग करने की बात है। अब इसमें कसूर नहीं है जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, कसूर उन लोगों का है जो ये समझते हैं कि वो जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह नहीं, इस तरह होगी। अब देखिए, हर चीज जो है, हर नुक्ता, हर चीज ECC को कवर नहीं करती। ECC तो अपना एक इंटेंट जाहिर करती है और जिसमें ये कहा जाता है कि उसमें साफ लिखा हुआ कि 7.5 सेंट से ज्यादा चार्ज नहीं होगा। अब उसके बाद ये चीजें ऐड करना, ये इसके ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को नाकाम करना और हमें सनतों को तंग करना, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। राइट। शायद साहब, ये बताइएगा कि इस इकदाम के नतीजे में जब आप इजाफी टैरिफ सरचार्ज को भी टैरिफ का हिस्सा बना देते हैं, तो सनतों का जो उनकी अपनी एक वर्किंग थी, जो हुकूमत से मुशावरत के बाद एक टैरिफ तय किया गया था, उस स्ट्रेटजी के ऊपर क्या असर पड़ता है? और आपने इस मामले के ऊपर वजारत खजाना, वजारत तवानाई यानी पावर डिवीजन से रजू किया होगा, उनकी जानिब से इस मसले को हल करने की क्या कमिटमेंट की गई है? जी, अभी तो मैं इनसे मिल रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन वजारत पानी और वजारत बिजली वाले जो हैं, सेक्रेटरी साहब ने तो साफ कहा कि ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन उनके नीचे एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं पावर के जो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो देखें टैरिफ का हिस्सा ही नहीं होती है चीज़ें, ये तो लगेंगी। और तो
आज उनसे तय होगा जी कि इसके साथ कैसे हम आगे चलेंगे, क्योंकि इससे फर्क ये पड़ेगा जी कि हमने जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का वादा किया था वो ना पूरा कर सकेंगे। जितनी डिले होती जाएगी उतना ये मामला गड़बड़ होता जाएगा। तो जो हुकूमत की पॉलिसी है कि हम अगले साल का खसारा जो है इसका डॉलरों का वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा के कम करेंगे, तो वो तो निगेट हो रही है ना। और ऑलरेडी गैस में भी इसी तरह ही हुआ, बिजली में भी अब इसी तरह ही हो रहा है। सही। तो ये मुझे तो ये फेलियर नजर आता है रिट ऑफ द स्टेट का कि जी अगर हुकूमत जो है वो एक फैसला करती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं दे रही। बिल्कुल सही। शाइस्ता साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तैयार की पॉलिसी का फेलियर है, देखना होगा कि इसको मुतलका वजारत कैसे हल करती है। जी फैसल। जी ठीक, बड़े साहब आपने अपडेट किया और दूसरा शायद सत्तार साहब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। वकील रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, आप बता रहे हैं मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट में 3 माह से एडमिनिस्ट्रेशन हेड नहीं है। ये बता दें कि ये इंतज़ामी उमूर का सरबराह ना होने का खमियाजा कौन भुगत रहा है और ऑपरेशंस किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? देखिए फैसल साहब, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट वफाकी इदारा है जो मेरी टाइम अफेयर वजारत के अंडर है। इस इदारे की जो है अगर अहमियत की हम बात करें, इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट वो इदारा है जिसके जिम्मेदारियों में जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो सी फूड की जो एक्सपोर्ट है हमारी, वो उसकी लाइसेंसिंग देना, फैक्ट्रियों को लाइसेंस देना, उनकी क्वालिटी चेक करना, उसकी लैब सर्टिफिकेट जारी करना, और फिर अगर दूसरी तरफ जो है वो पॉलिसियों की बात करें तो वो उसके लिए ये पॉलिसी बनाना कि कितनी फ़िशिंग होनी चाहिए, हमारी फ़िशिंग के इस वक्त हमारे स्टॉक्स कितने हैं और इसके जो है वो क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो इस लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट इदारा है सी फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। अब ये देखने में आ रहे हैं कि पिछले 3 महीने से नवंबर 2018 में जो डीजी थे मोहम्मद वसीम साहब वो रिटायर हो गए। उसके बाद से न किसी नए डीजी का जो है वो अभी तक तयन किया गया है, तैनात किया गया है, और न किसी को चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से 3 महीने से सूरत हाल ये है कि इस इदारे में कोई इंतज़ामी सरबराह नहीं है। अपने जो आला अफसरान हैं वो अपनी मर्जी से अपने जो है वो मामला देख रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, फिर वो जिसकी जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कुछ इस पोस्ट के अफसरान हैं जिन्होंने अपने जो है फैसले पॉलिसियाँ शुरू कर दिए हैं। जैसे कि एक्सपोर्टर की तरफ से शिकायत मिल रही है कि उन्होंने जो है एक खास कमरा होता था जिसमें एक्सपोर्टर आते थे डील करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन और अपनी फैक्ट्री की जो वो उसके लिए लाइसेंस की रिनोवेशन के लिए, दूसरे काम के लिए, लेकिन अब जो है वो उनको निकाल कर जो है बाहर खड़ा कर दिया गया है और वो एक खिड़की के जरिए से उनसे डील किया जाता है। इसी तरह एक डिप्टी डायरेक्टर साहिबा है जिनकी जो है वो उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दी गई थी और वो 2017 से स्टे ऑर्डर पर चल रही है, वो भी जो है इस वक्त वो एक्टिव हो गई है। फिर वो जो दूसरे इंस्पेक्टर्स हैं, फूड इंस्पेक्टर जो इसके क्वालिटी चेक करने वाले इंस्पेक्टर्स हैं, वो जो है वो अपने तौर पर वो उनको एक मौका मिल गया है, वो रिश्वत वसूलियों में लगे हुए हैं फैक्ट्रियों वालों से। एयरपोर्ट्स पर जो है जो कंसाइनमेंट जाते हैं वो उस तरीके से चेकिंग नहीं की जाती। तो ये एक तो ऑपरेशनल मुकम्मल तौर पर वो जो है तो डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा अगर हम पॉलिसियों की साइड पर बात करें तो ये जो है पिछले डीजी वसीम साहब ने जो है वो जाते जाते एक पॉलिसी मुतारिफ कराई थी डीप सी फिशरीज के हवाले से,
जिसके ज़रिए से वो बाकायदा ट्रॉलर्स के लिए लाइसेंसिंग देने का और एक लंबा चौड़ा एक उन्होंने एक पॉलिसी वफाकी हुकूमत के ज़रिए से इम्पोज कराई थी, जिसके नतीजे में बड़े मसाइल पैदा हुए थे। एहतजाज किया था स्टेक होल्डर ने और मामला जो है वो कोर्ट भी पहुंच गया था। लेकिन अब जो है वो ये मामला जो है वो क्योंकि डीजी मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से वो मामला भी लटका हुआ है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी वफाकी हुकूमत ने, लेकिन वो कमेटी की भी जो है वो अभी तक जो है कोई मीटिंग नहीं हुई और वो मामला जूं का तूं चला आ रहा है। तो ये अगर इसके जो है ओवरऑल इसके जो सी फूड इंडस्ट्री है वो उसकी वजह से ये जो MFD की जो है गैर फालियत है उसके असरात जो है वो सी फूड इंडस्ट्री पे भी पड़ रहे हैं। कई चीजें जो है वो इस वक्त डिले हो गई है और वो अच्छा वकील रहमान ये बताइए कि दुनिया भर के अंदर देखते हैं कि फिशरीज के शोबे को खुसूसी अहमियत दी जाती है और बहुत से ममालिक की एक्सपोर्ट का निसार भी फिश के ऊपर है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से ये शोबा बहुत नज़रअंदाज किया जाता है और वो पॉलिसी प्रॉपर अडॉप्ट नहीं की जाती जो आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ़िशिंग से मुतल्लिक हो। अब इस वक्त जो फिशरी डिपार्टमेंट है उनका इंतज़ामी जो सरबराह का ओहदा है वो खाली है, तो क्या किसी को एक्टिंग चार्ज दिया गया है और इस हवाले से वज़ारत मैरीटाइम्स क्या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है कि कब तक फिशरीज डिपार्टमेंट के सरबराह की तैनाती अमल में ले आई जाएगी? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट इस वक्त तो जो है वो इंतजामी सरबराह न होने की वजह से उसके मामला ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस माजी में भी देखें तो इस इदारे की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2007 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी सी फूड एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी और 6 साल बाद यानी 2013 में जो है ये पाबंदी इस सिर्फ एक ज़िमनी तौर पे एक मशरूत 2 कंपनियों को इजाज़त देकर हटाई गई है और वो 6 साल पाबंदी के बाद 2013 में जो दो फैक्ट्रियों को इजाज़त दी गई है अब जो है वो तकरीबन 6 साल हो गए, लेकिन वो सूरत हाल उसी जगह पर है। हमारी सिर्फ 2 फैक्ट्रियां जो है वो यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट करती हैं। इसके मुकाबले में अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वहाँ 200 फैक्ट्रियां वो यूरोपीय यूनियन को जो है एक्सपोर्ट करती हैं। हमारी जो है 2007 में यूरोपीय यूनियन को $5 करोड़ की जो है एक्सपोर्ट होती थी सालाना। अगर ये एक्सपोर्ट जारी रहती तो ये जो है वो इसका वो अब तक वो कई गुना बढ़ चुकी होती। हमारी बदकिस्मती से टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वो 40-45 करोड़ की है, इसमें $45 करोड़ की है, जिसके जो है वो कई इसके जो है मौके हैं। लेकिन हमारे यही MFD है जिसकी जो है वो क्वालिटी और कई चीज़ों पर जो है उनकी उस तरीके से वाच नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये जो बड़ा एक सेक्टर है ये मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है। और ये MFD की अगर हम बात करें तो वो उसको भी जो है मुख्तलिफ वजारतों से तब्दील किया जाता रहता है। अब भी जो है वो बात ये हो रही है। ठीक वकील रहमान, आपने अपडेट किया, आप कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और आप बता रहे थे कि मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट का 3 महीने हो गए कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है और इंतजामात जो इंतजामी उमूर हैं वो बुरी तरह यहाँ मुतासिर हो रहे हैं। पेशावर से जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, आपकी खबर है खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बुनियादों पर तैनात डॉक्टरों को उनके अपने अजला में भेजने का फैसला कर लिया गया है। बताइएगा इस बात का तयन कैसे होगा कि ये डॉक्टर सियासी बुनियाद पे इसका तयन किया गया था, इसका तकर्रुर किया गया था, इसकी ट्रांसफ़र की गई थी, और दूसरा कुछ मालूम हो सका है कितने डॉक्टर्स हैं, तादाद कितनी है इनकी? जी बिल्कुल फैसल साहब, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने एक अच्छा इकदाम उठाने का फैसला किया है और उन्होंने फैसला किया है कि सूबा भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको डोमिसाइल के बुनियाद पर उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया जाएगा और ऐसे डॉक्टर जो दूर दराज के इलाकों के हैं उनको वही अपने आबाई अजला में भेजा जाएगा और जो पेशावर के हैं उनको पेशावर लाया जाएगा। 1 महीने के लिए महकमा सेहत ने तकर्रुर और तैनाती पर पाबंदी लगाई गई है और बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है और इसके लिए एक सर्वे किया जा रहा है कि किस डॉक्टर का ताल्लुक किस जिले से है और उसी मुनासिबत से उनकी जो है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जाएंगी। इब्तिदाई तौर पर अगर बात की जाए डॉक्टरों की तो तकरीबन 7,000 के करीब जो है पूरे सूबे में डॉक्टर्स है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो डॉक्टर्स है ज़्यादातर देखने को यही मिल रहा है कि ज़्यादातर डॉक्टरों का ताल्लुक जो होता है वो पेशावर से नहीं होता, लेकिन उनकी जो है सियासी बुनियादों पर ट्रांसफ़र पेशावर किया गया है और उनकी वजह ये है कि जो पेशावर है वो सूबाई दारुल हुकूमत है और
हर एक डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो पेशावर आ जाए। तो यही वजह है कि इससे जो पेशावर के लोकल डॉक्टर्स है या जो है लोकल नर्सेस है, नर्सिंग स्टाफ है या दीगर स्टाफ है, उनको जो है मजबूरी के तहत जो है दूसरे जगहों पर दूर दराज इलाकों में भेजना पड़ता है, जिस तरह चतराल हो गया है, वजीरिस्तान और इस समेत जो दीगर इलाके वहाँ पर भेजना पड़ता है। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने जो है उन्होंने 1 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद की है किसी भी ट्रांसफर पर और पोस्टिंग पर, और उनके मुताबिक वो एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और उस सर्वे के बाद जो है बाकायदा फैसला किया जाएगा कि जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की कमी हो उसको भी पूरा किया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि जिस डॉक्टर का जहाँ से ताल्लुक होगा उसी बुनियाद पर जो है उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की जाएंगी। पूरे सूबे में तकरीबन 250 के करीब जो है अस्पताल है और इसमें जो है 9 बड़े अस्पताल है। तो इसमें बेशतर डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है चतराल से है, बनू से है, इसी तरह मर्दान से है और दीगर जो है अजला से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो जो है पेशावर में है। और इसी तरह पेशावर के जो डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है या जो दीगर अमला है, उनको जो है उनका ट्रांसफ़र पेशावर की जगह जो है दूसरे इलाकों में किया गया है। उनकी वजह यही कि या तो उनका सियासी अप्रोच नहीं है या जो है उनका जो है बस नहीं चलता महकमा सेहत में, तो यही वजह है कि उनको जो है दूर दराज इलाकों में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। और न ये कि वो हुकूमत पर उनको अकोमोडेशन देना और दीगर फैसिलिटीज देना मुश्किल है, बल्कि एक चैलेंज है। और उनका हक वो जो डॉक्टर्स है या जो दीगर स्टाफ है वो अपने हक से भी महरूम हो रहे हैं। तो इब्तदाई तौर पर हुकूमत का ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन एक दुश्वार फैसला भी होगा, क्योंकि सर्वे कंडक्ट करना और 1 महीने में जो है इनको कंपाइल करना और ये फाइनलाइज करना कि किस डॉक्टर का ताल्लुक किस ज़िले से है और फिर उसी मुताबिक से उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करना, क्योंकि पहले से इन डॉक्टर्स जो तैनात है पेशावर में या जो है दीगर अपनी पसंद के अजला में, तो उनका काफ़ी अप्रोच है, असर रसूख रखते हैं, तो ये किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने उनका यही मौक़िफ़ है कि ये एक एहसन दाम है, क्योंकि न सिर्फ ये कि हक को अपना हकदार को अपना हक मिलेगा, बल्कि ऐसे जगह जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, मिसाल के तौर पर रेडियोलॉजिस्ट जो है वो पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा कम तादाद है, लेकिन उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं की गई है। और यही वजह है कि बेशतर ऐसे अजला है जहाँ पर डॉक्टर की बिल्कुल है ही नहीं सिरे से, या तो है कमी का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि ये मरीज जो है ये पेशावर का रुख करते हैं, तो न सिर्फ ये कमी दूर हो जाएंगी बल्कि मरीजों का भी जो है इंतजामी लिहाज से तो अच्छा फैसला है, अगरचे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात हायल होंगी, चूंकि कुछ लोग मनपसंद अजला में ये तहसील सतह के ऊपर तैनात होना चाहेंगे। लेकिन महकमा सेहत के अंदर एक बहुत बड़ा मसला रहा है, गुज़श्ता चंद दिनों से ये मामला रिपोर्ट होते रहे कि कुछ जाली डॉक्टरों की तैनाती का मामला था, जिनकी डिग्रीज को PMDC जाली करार दे चुकी है। उस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने क्या कोई इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ पर वो सेहत के शोबे के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हैं, जहाँ पर जिनकी डिग्रियाँ गलत साबित हुई हैं, उस हवाले से भी वो कोई इकदाम करने जा रहे हैं? देखिए भट्टी साहब, न सिर्फ ये जो डॉक्टर जेली हुए हैं, अगर आपको याद हो हमने एक स्टोरी की थी, बल्कि कई बार स्टोरियाँ की है कि KMC, KMU और इस तरह जो बड़े दीगर हॉस्पिटल है या टीचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डीन जो है या जो बड़े ओहदे हैं उनके जो ओहदेदारान है उनकी जालिया डिग्री भी जालिया है। अभी जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है, मिनिस्टर हेल्थ जो है हिशाम इनामुल्लाह साहब वो खुद भी विजिट्स कर रहे हैं, रात गए तक जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं, न सिर्फ सहूलियात का हाल अहवाल मालूम करते हैं, बल्कि जो वहाँ पर ड्यूटी तैनात होते हैं उनसे भी पूछते। इस तरह सेक्रेटरी साहब हो गए, CM जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो खुद भी जाते हैं। हम देखते हैं कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, BHUs है, वहाँ का विजिट करते हैं और देखते हैं कि सहूलियात का क्या हाल अहवाल है, इस तरह जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो सेक्रेटरी साहब का यही है कि हम छानबीन करेंगे और जिनकी डिग्री जाली करार पाई या जो है किसी और करप्शन या उसमें मुलविस होंगे तो उनको कानून के मुताबिक जो है सजा दी जाएगी। ठीक, जीशान आपने पेशावर से हमें अपडेट किया है। और अब एक नई पॉलिसी डॉक्टर्स के लिए KP के गवर्नमेंट सामने ला रही है। जिस डॉक्टर का ताल्लुक जिले से होगा उसका ट्रांसफ़र वहीं पे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इकराम होती, सुहेल इकबाल भट्टी, मलिक सईद आवान, जीशान काका खेल, वकील रहमान, आप सबका। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।